एंड वेरी वेरी वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एल्केन्स जो हैं उनको कवर किया था, उनकी प्रिपरेशन को, और वो कुछ मेथड्स हैं एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा और भी मेथड्स हो सकते हैं जो हम पूरे कोर्स के दौरान देखते हुए चलेंगे। आज की क्लास में हम जो एल्केन्स हैं उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो पढ़ने वाले हैं, और उनका नाम है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हैलोजिनेशंस यानी कि हैलोजन वर्ड यूज हुआ है। तो एल्केन को जब हम हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, उसी के बारे में पढ़ना है कि हैलोजिनेशन क्या है। किसी भी रिएक्शन को पढ़ते वक्त दिमाग में यही बात आनी चाहिए, हैलोजिनेशन क्या है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके मैकेनिज्म के बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें थोड़ी होनी चाहिए। तो हैलोजिनेशन में क्या होता है जरा ध्यान समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई भी एल्केन है, मैं सबसे सिंपल ले रहा हूँ CH4, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे, और मैं यहां पर ऐड कर देता हूं कोई भी हैलोजन मैं X से रिप्रेजेंट करता हूं। तो अगर ये हैलोजन इनमें से किसी भी हाइड्रोजन को, क्योंकि ये हाइड्रोजन चारों एक ही जैसे हैं, बिल्कुल सेम है, बोलो भाई समझ में आ रही बात। तो अगर ये किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा तो ये बनेगा CH H और X। हैलोजन का इस पे हैलोजन ने एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ एक X बचेगा और ये वाला H, तो बाहर क्या हो जाएगा -HCl। ये बात ध्यान रखना, आपने हैलोजन को ऐड किया तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया किसने, हैलोजन ने। तो ये जो प्रोडक्ट मिला है ये है मोनो हैलोजिनेटेड। इसका मतलब सिर्फ एक ही हैलोजन ऐड हुआ है। अगर आपके पास अब भी हैलोजन प्रेजेंट है तो ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन यहां से आगे भी जा सकती है, और आगे जाएगी तो क्या होगा आप समझ रहे हैं, कोई दूसरा हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, फिर तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन होगा सर हम एग्जाम में कहां रुकेंगे, तो ये बात ध्यान रखिए। अगर आप लोगों को ये लिख के दे दिया कि ये जो हैलोजन है ये एक्सेस में है, एक्सेस में होने का मतलब ये है कि आप हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हुए एंड तक चले जाएंगे। इसका मतलब ये है एग्जामिनर आपको बताएगा कि इसको कितना ऐड किया है, इसका एक इक्विवेलेंट लिया है या दो लिया है, जिससे आप प्रोडक्ट के बारे में आइडिया लगा पाएंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर ये एक्सेस में नहीं है और उन्होंने कहा एल्केन एक्सेस में है, एक्सेस में किसको दे दिया, एल्केन को, तो आप याद रखिए कभी भी एल्केन एक्सेस में है, हैलोजिनेशन कर रहे हैं, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा जहां आप आके रुकेंगे वो सिर्फ मोनो हैलोजिनेशन ही करेंगे। तो इसका मतलब आप समझ गए कि अगर ये एक्सेस में है तो यहां प्रोडक्ट बनाना है, ये एक्सेस में है तो सभी हाइड्रोजन्स को हैलोजन से रिप्लेस करते हुए चले जाना है। अगर एग्जामिनर बताता है कि इसका एक इक्विवेलेंट है या दो है तो उसके अकॉर्डिंगली ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा। तो हम लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया है कि हैलोजिनेशन में क्या होता है। अब हम बात करते हैं यहां से आगे कि अगर यहां पे दो चीजें हैं, एक तो है क्या एल्केन और दूसरे कौन से हैं, हैलोजन्स। तो हमें ये बात समझनी है, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं पहले, कि कौन सा हैलोजन जो है रिएक्टिविटी, दो चीजें जब रिएक्ट कर रही हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो दो चीज पर डिपेंड कर रहा होगा। एक हैलोजन्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, हैलोजन्स का, और दूसरा जो एल्केन्स हैं उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे हमें उन पे फोकस रखना है। तो याद रखना हैलोजिनेशन के केस में जो सबसे फास्ट होता है, बहुत ही वायलेंट होता है, F2 सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, देन Cl2, देन Br2 एंड देन I2। इनके एक्सप्लेनेशन पे हम अभी आएंगे, लेकिन आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं, फिर इनके रीजन समझेंगे। उसी तरीके से अगर आपको एल्केन दे दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए 1 2 ये कोई एल्केन है और हैलोजिनेशन कर दिया जाए, तो आप जानते हैं हैलोजिनेशन करते वक्त हैलोजन इस पोजीशन पर भी जुड़ सकता है, इस पोजीशन पर भी जुड़ सकता है। यहां जुड़ेगा अगर कोई हैलोजन तो ये 2 डिग्री है, और यहां जुड़ेगा तो क्या होगा 1 डिग्री। तो अगर एल्केन्स की रिएक्टिविटी पूछी जाए, किसकी बेटा, एल्केन्स की, तो आप ये बात ध्यान रखिए, एल्केन्स में रिएक्टिविटी ऑर्डर है सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यानी इससे पीछे, उसके पीछे आ जाएगा मिथाइल।
तो आप मेरी बात समझ गए हैं क्या, कि हेलोजनेशन में रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हेलोजेंस का पूछा जाए तो ये, और एल्केन्स का पूछा जाए तो ये। अब हम चलते हैं आगे, ऐसा क्यों? ठीक है, तो देखिए, अगर आप हेलोजेंस की बात करते हैं कि सर सबसे जल्दी F2 क्यों रिएक्ट कर रहा है, तो यहां बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर F बॉन्ड Cl Br और I इनमें अगर बॉन्ड का ऑर्डर देखा जाए कि सर बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछी जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग Cl2 का होता है, देन Br2, देन F2 एंड देन I2। यानी अगर बॉन्ड के बेसिस पर हम सोचते तो हम ये कहते सर क्योंकि सबसे वीक बॉन्ड इसका है, यही जल्दी टूटना चाहिए, तो सबसे जल्दी रिएक्ट कौन करना चाहिए था? I2। लेकिन हमारे जो एक्चुअल है वो ऑर्डर ये है कि I2 जो है वो सबसे ज्यादा स्लो है। इसका मतलब सिर्फ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर ये रिएक्शन है जो डिपेंड नहीं करती है। तो यानी कि अगर आप पूरी बात समझना चाहते हैं कि कौन सा ऑर्डर क्यों आया है, इसीलिए आपको जिस जगह जाने की जरूरत है वो है मैकेनिज्म, कि क्या मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। अगर आप मैकेनिज्म नहीं देखेंगे तो आपके इस हिसाब से ही आंसर आ जाएगा। तो मैकेनिज्म जब कोई भी फॉलो होता है, आप जानते हैं रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट, और बीच में क्या बनते हैं? इंटरमीडिएट। तो ये इंटरमीडिएट जो बन रहा है इस रिएक्शन में, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या रोल है उसका? तो आप ये समझिए, जो हेलोजनेशन में इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होते हैं? रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। कैसे होगा वो एक एक बात मैं समझाता जा रहा हूं, लेकिन मैं आपके दिमाग में क्वेश्चन पहले ला रहा हूं एंड देन उसके आंसर को तरफ को लेके चल रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर हम ये ऑर्डर समझना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये क्यों है, तो हमें उसके मैकेनिज्म पर समझना होगा कि मैकेनिज्म में एक्चुअली क्या हो रहा है। तो चलिए पहले मैकेनिज्म की तरफ को चलते हैं, क्योंकि अगर मैकेनिज्म देखेंगे तभी हमें उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल पाएगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ये क्यों है। लेकिन आप लोगों को ये तो पता चल गया रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है पता है, तो क्यों की तरफ चल सकते हैं। और पेपर में क्यों का क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सीधा ऑर्गेनिक में पूछा जाएगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। तो इसलिए मैं पहले आप लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा उसको डाल रहा हूं। एक्सप्लेनेशन अब ध्यान से देखिए। तो अगर आप हेलोजनेशन का मैकेनिज्म जानना चाहते हैं तो आप सबसे पहले लिखेंगे जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन तो हो ही रहा है ना। अब हमें यह समझना है कि जो फ्री रेडिकल होते हैं बेटा, ठीक है, उनके बारे में हमें समझना है कि सर हम रेडिकल्स को, अगर आपने रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ा है तो आप जानते हैं रेडिकल क्या होते हैं, उनकी हाइब्रिडेशन क्या है। देखिए, आप लोगों को इस क्लास में आने से पहले जीओसी जो है वो मैंने पढ़ाई है वो देख लेनी चाहिए। आप लोगों को स्टेरियोकेमिस्ट्री देख लेनी चाहिए, रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो है उनको देख लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ फ्री रेडिकल के बारे में कुछ बातें की होंगी कि फ्री रेडिकल कौन कौन से होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी के क्या ऑर्डर होते हैं और कुछ बेसिक बात। तो हम जानते हैं कि अगर एल्काइल रेडिकल की बात करते हैं इस तरीके से, इसके 3 बॉन्ड बने होंगे और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आप लोग सोचे कि सर रेडिकल कैसे प्रिपेयर होते हैं, तो आप जानते हैं कि कभी भी अगर होमोलाइटिक फिजन होगा, होमोलाइटिक फिजन जब भी होगा तो रेडिकल जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होंगे? रेडिकल। होमोलाइटिक समझते हैं आप, अब इतने छोटे बच्चे नहीं रहे हैं कि अगर कोई भी 2 स्पीसीज के बीच में बॉन्ड है, मान लो ये CH3 है, ये CHCl है, और मैं कहूं इस बॉन्ड का होमोलाइटिक फिजन हो जाए, तो आप जानते हैं CH3 में कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक Cl के ऊपर आ जाएगा, 2 रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि सर रेडिकल जो है वो कैसे जनरेट होंगे। ऐसा थोड़ी है कि अपने आप ही Cl2 किसी रिएक्शन में होमोलाइटिक फिजन कर रहा है, किसी में हेटेरोलाइटिक फिजन कर रहा है, तो वो होता है रोल एनवायरनमेंट का, रिएक्शन कंडीशंस का, कि आप क्या चीज ले रहे हैं। तो रेडिकल कब कब बनते हैं आप लोगों को पढ़ाया भी होगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं किन कंडीशंस में रेडिकल बनते हैं, तो आपको चाहिए होगी थोड़ी सी हेल्प। क्या हेल्प? तो यानी कि सबसे पहली बात, अगर हीट लिखा हो, हीट का सिंबल डेल्टा, काफी हाई टेम्परेचर 400-500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, उन केसेस में आप सोचेंगे कि रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा होगा। दूसरी बात, ई इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी पास करके
अगर किसी रिएक्शन में लिखा हुआ है तो आप रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में सोचेंगे। तीसरी बात, एल क्या है बेटा, बताना जरा। एल इज, P इज peroxide एंड L इज लाइट। यस, लाइट, यानी कि अगर एरो के ऊपर HMu लिखा है तो भी आप रेडिकल जनरेट करने के बारे में सोचेंगे। और P इज पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड्स को अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी पेरोक्साइड्स होती हैं जो, और वो किस तरीके से रेडिकल मैकेनिज्म को इनिशिएट कर सकती हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और है जिसको मैं अलग से मेंशन कर देता हूं कि अगर एक बार रेडिकल जनरेट हो गया या कहीं से भी किसी केस में रेडिकल आ गया तो हम जानते हैं रेडिकल जो है एक बहुत ही रिएक्टिव स्पीसीज है। तो रेडिकल खुद भी दूसरे रेडिकल को जनरेट कर सकता है। बात समझ आ गया? मान लो मैंने कहा ये रहा CH3 और ये रहा Cl2, तो ये एक रिएक्टिव स्पीसीज है, ये क्या है, एक रेडिकल। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये रेडिकल इस Cl, ये दोनों होमोलिटिक फिजन करवा दे इनका और CH3Cl बना दे और एक खुद Cl रेडिकल एक और जनरेट कर दे। तो यानी अगर रेडिकल जनरेट हो गए हैं तो वो फर्दर रेडिकल्स को भी जनरेट कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल में बातें आप लोग रिएक्टिव इंटरमीडिएट में पढ़ चुके होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आप लोगों को बता दिया रेडिकल किस तरीके से किन केसेस में जनरेट होते हैं। ठीक है, अब सॉल्वेंट जो है तो जनरली रेडिकल को कौन फेवर करेगा। देखो आप लोग ये बात अच्छे से समझते हैं, अगर पोलर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कैसे होंगे, पोलर, तो वो चाहते हैं ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है जब वो ब्रेक हो तो किस टाइप को हेल्प करते हैं, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज को, जिसको आप इस तरीके से समझ पा रहे होंगे। पोलर सॉल्वेंट अगर ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करेगा इस तरीके से, मान लो A प्लस और B नेगेटिव, तो पोलर सॉल्वेंट जैसे मान लो H2O है तो वो इनको आयन डाइपोल इंटरेक्शन से स्टेबलाइज कर सकता है। तो पोलर सॉल्वेंट किसको फेवर करते हैं, हेटेरोलाइटिक फिजन को, जबकि जो नॉन पोलर वाले होंगे क्योंकि वो इन आयंस को इस तरीके से स्टेबलाइज नहीं कर सकते हैं, तो नॉन पोलर या जब गैसियस फेज में रिएक्शन होती है तो उन केसेस में होमोलाइटिक के ज्यादा चांसेस होते हैं। बाकी रिएक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं उनकी कंडीशंस को हम वहीं साथ साथ सीखते रहेंगे। क्लियर है? तो मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, हम मैकेनिज्म की बात कर रहे थे कि किस तरीके से रेडिकल जनरेट हो सकता है। तो एल्केन का जब हेलोजिनेशन करते हैं तो इस मैकेनिज्म के कभी भी ध्यान रखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, वो तो हम डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 इज इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप जिसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा स्टेप तो हुआ ही होगा जिससे क्या जनरेट हुआ होगा, रेडिकल जनरेट होगा। और कैसे हो सकता है मैं आप लोगों को बता चुका हूं हेल्प से कि किस किस तरीके से रेडिकल जनरेट हुआ होगा। तो सबसे पहला स्टेप तो उनमें से कोई एक होगा। दूसरा, अगर एक रेडिकल जनरेट हो गया है तो फर्दर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो वो रिएक्शन को और आगे बढ़ाएगा और आगे बढ़ेगी तो उसका होगा प्रोपेगेशन, उसको बोलते हैं प्रोपेगेशन स्टेप। पहले वो जनरेट हुआ फिर उसने रिएक्ट किया। और अगर 2 रेडिकल आपस में मिल जाएं तो बस मान लो एक रेडिकल जनरेट हुआ, उसने किसी और से रिएक्ट करके दूसरा रेडिकल जनरेट किया। अब रेडिकल जो है अगर वो आपस में जुड़ जाएं तो रेडिकल खत्म तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। तो अगर रेडिकल जुड़ जाएं आपस में तो टर्मिनेशन भी हो सकता है। तो 3 स्टेप होते हैं इन मैकेनिज्म में, या तो एक इनिशिएशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप एंड देन फाइनली क्या होगा, टर्मिनेशन स्टेप। अब हमें यह समझना है कि जब हम हेलोजेंस सबसे सिंपल के CH4 के हेलोजनेशन की बात कर रहे थे, एरो पर हीट या HMu लिखा हो तो आपके लिए काम की चीज ये है। तो ये आप लोगों को समझाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, रेडिकल जनरेट हुआ। तो स्टेप नंबर 1 क्या हुआ, जब मान लो X को मैं हेलोजन लेके चल लेता हूं तो कोई भी Cl होगा। तो जैसे ही लाइट पड़ी तो यहां से आप देख के समझ गए कि सर हमारे पास 2 Cl रेडिकल जनरेट हुए होंगे। इसको आप लिखेंगे, ये है आपका स्टेप नंबर 1 या फिर इनिशिएशन स्टेप। आप हेडिंग डाल के यहाँ, हेडिंग नहीं, यहाँ साइड में लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं अगर एक बार Cl जनरेट हो गया तो उसने क्या किया होगा। तो दूसरा स्टेप ये है, अब देखो ये Cl
क्योंकि रिएक्शन में ये Cl ऐसा हो सकता है किसी भी एल्केन के पास पहुंच जाए और ये खुद एक रिएक्टिव, इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो ऐसा पॉसिबल है कि ये जो Cl है इनमें से किसी एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले और कौन सा फिजन करवा दे, होमोलिटिक फिजन। क्योंकि सीधी सी बात है, इसे H+ नहीं चाहिए, इसे तो एक बॉन्ड बनाना चाहिए, इसे H रेडिकल चाहिए, तो ये H रेडिकल को अगर एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तो क्या बन गया, HCl, लेकिन साथ में जो है वो क्या प्रोड्यूस हो गया, CH3 रेडिकल। तो रिएक्शन एक स्टेप आगे बढ़ गई है। ऐसा भी हो सकता था कि ये जो Cl प्रोड्यूस हुआ, ये जो मिथाइल प्रोड्यूस हुआ है, ये भी आगे तो कुछ काम कर सकता है। क्या करेगा, देखो जो मिथाइल प्रोड्यूस हुआ है रेडिकल, वो किसी दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल, ठीक है, के पास जा सकता है, और जानते हो आप इसका भी क्या कराएगा, होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन होगा तो ये तो क्या बन गया, CH3Cl। इसको बोलते हैं क्या, ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल, और ये हेलोजन है तो जनरल वर्ड होता है इनका एल्काइल हैलाइड। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर भी है, एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, इनकी रिएक्शन प्रिपरेशन वो आपको पढ़ना होगा। तो अगर ये वाला Cl इसके साथ जुड़ गया तो फिर से क्या प्रोड्यूस हो गया आपके पास, Cl रेडिकल। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं आपको समझाऊं कि प्रिपरेशन हुई, पहले में इनिशिएशन हुआ, दूसरे में क्या हुआ, प्रोपगेशन। Cl ने किसी मिथाइल रेडिकल के H को लिया और मिथाइल रेडिकल जनरेट कर दिया। इसके बाद ये जो मिथाइल रेडिकल जनरेट हुआ, इसने क्या किया, इसने किसी एक से और Cl ले लिया। अब देखो इस स्टेप में क्या है आपके पास, एक Cl। अब ध्यान से समझो, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ये Cl प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, और इससे पिछले स्टेप में जरा ध्यान से देखो, ये जो CH3Cl प्रोड्यूस हुआ था, यहां कितने प्रोड्यूस हुए थे, देखो 2 Cl प्रोड्यूस हुए थे ना। तो ऐसा था कि एक Cl तो इसके साथ रिएक्ट कर गया, तो एक Cl दूसरा बाकी तो रह सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो Cl है वो इस CH3 को मिल जाए। अगर 2 रेडिकल मिल गए तो CH3Cl बन जाएगा। बात समझ आ गई। ऐसा भी पॉसिबल है कि रिएक्शन जब बहुत तेज से स्टार्ट होती है तो बहुत सारे मिथाइल रेडिकल जो हैं वो जनरेट हो गए होंगे, और तो मिथाइल रेडिकल आपस में जुड़ के CH3 भी जनरेट कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे Cl रेडिकल मिलके भी Cl2 प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर कभी भी 2 रेडिकल आपस में मिल रहे हैं तो मैंने क्या बताया था, उनसे क्या हो रहा है, चेन रिएक्शन टर्मिनेट हो रही है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी मैकेनिज्म में हमने देख ली है। तो यहां से हमने क्या सीखने को मिला और हमारे क्वेश्चंस का आंसर कैसे हुआ कि सर रिएक्टिविटी को समझाइए। तो जरा ध्यान से देखो, हमने ये देखा जब भी एल्कीन्स का हेलोजनेशन हो रहा है तो वो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बन रहा है उसमें। तो अब पहली बात तो समझिए, स्टेप नंबर 1 से मैं हेलोजेंस की रिएक्टिविटी को समझाता हूं। हेलोजेंस की तो हर बार ये जरूरी नहीं कि बॉन्ड टूटे, कभी कभी ये भी जरूरी है कि बॉन्ड टूटने के बाद बनने वाला जो रेडिकल है उसमें से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे कि अगर F रेडिकल जनरेट हो, Cl हो, Br हो और I हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हालांकि ये पेयर्ड होना सारे ही चाहते हैं, बट आप जानते हैं कि फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव स्पीसीज। क्लियर है। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है, जो प्रोडक्ट बना है उसके बेसिस पर है। क्लियर हो रही है बात। तो जरूरी नहीं कि जौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो। क्लियर हो गई बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बोलो भाई। तो यहां बात है, और ऑर्गेनिक में हमेशा यही है कि देयर आर मेनी फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट। तो यहां पे हमने किस बेसिस पे दिया, बनने वाली स्पीसीज जो है उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पर बता रहे हैं। तो समझ में आ गया हेलोजनेशन का ऑर्डर क्या है। दूसरी बात, हमने ये क्यों कहा कि 3 डिग्री वाला जो है वो जल्दी रिएक्ट करेगा। अगर आप लोगों के पास एक मॉलिक्यूल है इस तरीके से, तो आप यहां ध्यान से देखिए कि हाइड्रोजन तो इसके पास भी है, इसके पास भी है, एक इसके पास है, एक इसके पास है, इसके पास भी है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो 3 डिग्री हमने रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा क्यों बताई, क्योंकि रीजन ये है कि जब रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा तो जो 3 डिग्री रेडिकल जब बनेगा, भाई ये वाला H अगर हट जाएगा, दिस वन,
ये वाला छटेगा तो रेडिकल जनरेट होगा। और 3 डिग्री रेडिकल क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट में सारे फैक्टर्स बताए हुए हैं कैसे हम इनकी स्टेबिलिटी को देखते हैं, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूं। तो आप समझ गए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, 3 डिग्री। तो अगर 3 डिग्री वाला रेडिकल बनेगा, जो स्टेबल होगा वो बनेगा, तो यानी कि वही रिएक्ट करेगा फास्टर। तो 3 डिग्री, यहां ये मत समझना कि सर जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट की। रेट ऑफ फॉर बनेगा कौन, जो स्टेबल है वही तो बनेगा, बात समझ आ रही है। तो बनने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा है, जो स्टेबल ही नहीं है वो बनेगा ही नहीं। ये इंटरमीडिएट्स की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं है। तो जो बनेगा 3 डिग्री वाला स्टेबल होता है, तो रिएक्शन उसी पाथवे को जाना प्रेफर करेगी। 3 डिग्री 2 डिग्री, हालांकि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो हम पढ़ेंगे कि रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, और जरूरी नहीं हर बार रिएक्टिविटी ही फॉलो हो, कभी कभी सेलेक्टिविटी का ऑर्डर भी फॉलो हो सकता है। खैर दोनों वर्ड नए हैं, मैं दोनों को समझाऊंगा कि क्या होते हैं। तो रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इस वर्ड को भूल जाओ। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, क्योंकि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से 1 डिग्री, तो इसीलिए आपके जो एल्केन्स थे उनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर था वो 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री था। यानी कि पेपर में तो अब भी यही क्वेश्चन आएगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस और रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्केन्स क्या होगा। लेकिन अब आप लोगों को पता है कि इसका रीजन जो है इनके मैकेनिज्म में छुपा हुआ। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जब हैलोजनेशन करते हैं तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, या इंटरमीडिएट क्या बनते हैं, कार्बोकैटायन बनता है या रेडिकल बनता है। तो ऑर्गेनिक में जो मैं बातें बोल रहा हूँ, इनके किसी भी पार्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम ओवरऑल रेट डिटर्मिनेशन स्टेप की बात करें, ओवरऑल रेट जो है, या फिर मैं कह सकता हूं रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, काइनेटिक्स आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जिस पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, ओवरऑल रेट, उसको हम रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। वो कौन सा है, वो है जब हाइड्रोजन एल्केन से हट रहा होता है, वो वाला स्टेप। जैसे कि आप लोगों को मैंने मैकेनिज्म दिखाया, बोलो भाई, तो किस मैकेनिज्म में मैंने हाइड्रोजन को हटाया, एक बार देख लेते हैं। दिस, ये देखिए, इस स्टेप में क्या हो रहा है, जब हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है और ये वाला इंटरमीडिएट बन रहा है, दिस इज योर रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। और आप जानते हैं किस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना आसान होगा, जिसके हटने पर बनने वाला रेडिकल स्टेबल होगा। और हम जानते हैं कि सबसे स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो दोनों तरीके से आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि रेट ऑफ हैलोजेंस और रेट ऑफ एल्केन्स जो है वो क्या होगा। क्लियर हो गई बात। यहां से हम एक स्टेप अब आगे चलते हैं। ओके, आपके एग्जाम में यहां से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो जो बातें मैंने बताई है अब तक उनको ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपसे होगा, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके बनने में क्या क्वेश्चन आ रहे थे, यानी रेट वगैरह के टाइप क्वेश्चन। लेकिन जो बन रहा है उससे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो ये पूछ सकते हैं कि पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा और उसका हैलोजिनेशन करने पे कहेंगे कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन रहे होंगे। क्वेश्चन टाइप जो है वो 1 हो गया। दूसरी बात, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बनने वाले प्रोडक्ट एनेंशियोमर होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे, मीजो होंगे, रेशमिक मिक्सचर बनेगा क्या। तीसरी बात ये हो सकती है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, नंबर प्रोडक्ट में से भी मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे क्वेश्चन जो होंगे आप लोगों को कैसे आंसर करने हैं। पहले अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, उसमें मैं आपसे पूछूं, ये रहा सबसे सिंपल केस। अगर मैं यहां क्लोरीनेशन करता हूं, मैं मेजर माइनर की बात नहीं कर रहा हूं अभी, ना स्टीरियोकेमिस्ट्री की, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो आपको किस बेसिस पे आंसर करना है। तो आपको ये देखना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट का आंसर हमेशा कहां से आए, किस कॉन्सेप्ट से आएगा। तो वो कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहां इस मॉलिक्यूल को देखें, यहां पे ये H है, ये 1 डिग्री है, इस पे हालांकि कितने H होंगे,
3, तीनों 1 डिग्री। इस पे कितने हैं 2H, इस पे कितने हैं 2H, इस पे कितने हैं 3H। तो आप देखिए ये तीनों एक टाइप के हैं 1 डिग्री हैं, ठीक है। ये दोनों भी एक टाइप के हैं 2 डिग्री हैं। ये वाला रिप्लेस हो या ये वाले, दोनों सेम ही बात है। ऐसे ही ये तीनों और ये तीनों बिल्कुल सेम है 1 डिग्री। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन तो अलग अलग कार्बन पर हैं, बट ओवरऑल 2 ही टाइप के हाइड्रोजन है। एक ये वाला हाइड्रोजन, देखो अगर ये वाला हाइड्रोजन हटेगा तो आप समझ रहे होंगे प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पर Cl जुड़ जाए, ठीक है। तो अभी हम मोनो हैलोजेशन की ही बात करेंगे, वैसे एग्जामिनर क्लियर देगा, उनमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं आएगी, क्योंकि ऑप्शन लिखे होंगे देख के समझ ही जाओगे मोनो हैलोजेनेशन हो रहा है। दूसरी बात, अगर इनमें अब इन तीनों में से तो कोई सा भी Cl हटे वही प्रोडक्ट बनेगा, बात समझ में आ रही है। इन दोनों में से कोई सा भी Cl हटे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर। इन दोनों में से कोई सा भी हाइड्रोजन हटे तो यही बनेगा, क्लियर है, लिख के देख लेना यार, IUPAC नेमिंग कर लेना। इनमें से कोई सा भी हटे तो यही वाला बनेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जब भी पूछा हो कि कितने हाइड्रोजन कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट है, मैंने मेजर और माइनर की बात नहीं की है, और अपने आप अभी अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये लिखो पहला कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ हाइड्रोजन को ढूंढेंगे, उनको रिप्लेस करते हुए चलेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए अगर मेरे पास साइक्लोपेंटेन है और मैं कहूं मैंने इसके 1 मोल के साथ इस 1 मोल ऑफ Cl2 को रिएक्ट करवाया है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कौन कौन कितने हो सकते हैं। 1 मोल Cl2 का मतलब है 2 Cl। मैकेनिज्म पूछा नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया था, मैकेनिज्म पे टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं करना, सिर्फ समझना होता है कि रेडिकल मैकेनिज्म है, ठीक है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा रेडिकल मैकेनिज्म में कितने स्टेप होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप जानते हैं अगर 2 Cl जोड़ेंगे इस पे तो आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा हो सकता है कि दोनों Cl एक ही कार्बन पे जुड़े हों, जो कि बहुत सही बात है, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। यहां सोचेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक Cl इस पे हो और एक Cl इस पे हो, क्लियर है, बहुत सही सोचा आपने। आप ये भी तो सोच सकते हैं कि सर एक Cl इस पे हो और एक छोड़ के प्रेजेंट हो, छोड़ के इन द सेंस यहां पे। अब आप कुछ कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि Cl जो है अब एक यहां हो और एक छोड़ के और प्रेजेंट हो, तो बेटा ये वाली बात और ये वाली बात एक ही तो हो गई। कैसे पता लगा दोनों सेम कंपाउंड है, नेमिंग करके देख लो, 1 2 3 4 5 नेमिंग मैंने आप लोगों को बताई भी है, ठीक है। लेक्चर्स नहीं भी है, मैंने पढ़ाई है भाई, नहीं भी इन द सेंस यूट्यूब पे नहीं होंगे तो ऐप पर होंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई लेक्चर नहीं मिल रहा है तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉल करके पूछ लीजिए कि, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप एडिट नहीं है तो जो कि होना चाहिए था आप लोगों को। कई कुछ बच्चे क्या होता है जब वो एडमिशन लेते हैं जिस नंबर से वो ऐप पर रजिस्टर करते हैं तो उसी नंबर से वो व्हाट्सएप पे नहीं होते हैं, तो वो हम नहीं पता लगा पाते, तो इसलिए आप लोगों को प्रेजेंट होना चाहिए। कोई भी लेक्चर नहीं मिल रहा है, मैं किसी लेक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप हमेशा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है 1,3 डाइक्लोरो, 1 और 3 पे डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन। ऐसे ही अगर आप इसकी नंबरिंग करेंगे भाई आप, सॉरी हाँ यस, तो आप 1 इधर से नहीं जाना कभी भी, लोएस्ट लोकेंट टूल पता है ना, ब्रांच पास पढ़ देनी चाहिए, तो ये भी 1,3 वाला ही है। तो ये वाली गलती तो आप लोग नहीं करेंगे, अगर आप लोग मेरे से पढ़े हुए तो आप जानते हैं कि ऐसी हरकतें आप लोग नहीं कर रहे होंगे, मैं जानता हूँ। तो आपके हिसाब से कितने प्रोडक्ट बन रहे होंगे, एक तो ये वाला, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। चलिए बेटा 1 2 3 गायब हो जाइए, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट। तो आप लोग आंसर करेंगे कि सर मुझे लगता है 3 प्रोडक्ट बनेंगे, जो कि बनने भी चाहिए, लेकिन आप लोगों को ये बात समझनी है अगर ये वाले दोनों Cl स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी आप अगर कंसीडर करेंगे, अगला काम वही है, तो ये दोनों, ओहो ये मैंने क्या कर दिया बैक, ये दोनों याद कीजिए, मैंने बताया था इनके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, क्योंकि दोनों Cl ऊपर भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक Cl जो है वो ऊपर हो और एक Cl जो है वो नीचे हो, इसी तरीके से मैंने पढ़ा है। इसके अलावा इसमें भी वही दोनों केस पॉसिबल है, दोनों Cl जो हैं ऊपर हो सकते हैं, नीचे हाइड्रोजन है, अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछूंगा तो आप नंबरिंग करते चलेंगे, सर एक तो 1 एक 2 ये वाला, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, हम जानते हैं। अब ये वाले में तो प्लेनो सिमेट्री है, याद करो, देखो यहां से जा रही है,
तो ये वाला जो है ये मीजो कंपाउंड हो गया। दो कायरल सेंटर हैं, याद रखना, दो कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसकी मिरर इमेज जैसा भी एक कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, तो ये बनाएगा एनाइसोमेरिक पेयर, जस्ट लाइक दिस। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला कंपाउंड भी मीजो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आई, और ये वाला जो कंपाउंड है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये और इसका एनाइसोमेरिक पेयर भी एग्जिस्ट करता होगा। तो अगर आप काउंट करेंगे तो कितने प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आंसर हो गया है सर, अगर टोटल पूछ लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं तो वो आप लोगों से इनके ये स्टीरियो आइसोमर्स की बात नहीं कर रहे होते, केवल स्ट्रक्चरल की बात कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन हम ध्यान से जरूर पढ़ेंगे कि हमसे क्या एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। आइसोमरिज्म मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है, मैंने एक भी पॉइंट जो है छोड़ा नहीं है, तो आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूं आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें कि जो प्रोडक्ट बनेंगे उसके बारे में हम क्या बातें ध्यान रखें, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप देख लें। तो स्टीरियो के बारे में जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आप ध्यान से समझिए बेटा, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन क्या है इसकी। तो इसमें एक केस, तो आप ज्यादा केसेस हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जितने आपके कोर्स में है केवल उतने ही डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये है, केस नंबर 1 क्या कहता है। केस नंबर 1 कहता है ऐसा हो सकता है उस कंपाउंड में, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरीके से ये कंपाउंड है, ठीक है। जब आप हेलोजनेशन प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो आप जानते हैं कि अगर उस सेंटर पे आप हेलोजनेशन कर रहे हैं, वैसे तो वो कायरल नहीं है, लेकिन आप जानते हैं अगर एक H की जगह Cl जुड़ जाए तो जो बनेगा वो क्या होगा, कायरल सेंटर। यानी मॉलिक्यूल में कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट ना हो, लेकिन हेलोजनेशन होने के बाद अगर कायरल सेंटर जनरेट होता हो, दिस इज योर केस नंबर 1 Cl2, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहले इसी को देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा कि एक रेडिकल बनेगा, जो ये Cl रेडिकल जनरेट हुआ हुआ है, Cl2 लिखा है मैंने, ये एक H को एक्सेप्ट करेगा, तो जो रेडिकल बनेगा ये वाला कार्बन में, इसको बना के दिखाता हूं, ये कार्बन हो गया, इससे एक साइड ET ग्रुप जुड़ा हुआ है इथाइल, इसके एक साइड मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, और एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। क्लियर है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक p ऑर्बिटल इस तरीके से है परपेंडिकुलर। क्लियर हो गई बात। अब आप समझ गए हैं कि जो आने वाला Cl रेडिकल है उसके पास यहां से भी वो अटैक कर सकता है और यहां से भी अटैक कर सकता है। इसका मतलब कि दोनों पॉसिबल, मॉस्किटो वहां से आ गई, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं अटैक होने के, अप साइड से भी कर सकता है और डाउन से भी कर सकता है। अप साइड से करेगा तो मान लो R बन रहा है, डाउन साइड से करे तो मान लो S बन रहा है। इसका मतलब हमेशा याद रखना क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर। कब, अगर आपका रिएक्टेंट जो गिवन था उसमें तो कोई कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद कायरल सेंटर बनता हो तो रिएक्शन रेसमिक मिक्सचर ही बनेगा। दूसरी बात सर, अगर उसमें पहले से ही, दूसरा केस, पहले से ही कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, जैसे कि CH3, इधर एक Cl है एक H है, इस पे दोनों H हैं और ये है CH3, तो आप समझ गए हैं कि ये वाला कायरल सेंटर प्रेजेंट है इसमें ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन ये वाला कायरल सेंटर नहीं है। और अगर किसी केस में जब आप हेलोजनेशन कर रहे हैं और प्रोडक्ट जस्ट एक कायरल सेंटर हो लेकिन जिसपे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो कायरल ना हो, उस केस की मैं बात कर रहा हूं, तो बहुत ध्यान से समझना मैं कौन कौन सा केस ले रहा हूं। तो जब आप यहां पे Cl2 को जोड़ेंगे आप इस H को भी रिप्लेस कर सकते हैं और उसको भी कर सकते हैं। तो आप जानते हैं अगर इस H को रिप्लेस करेंगे तो इसकी तो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे R हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ये हटेगा ये रेडिकल जनरेट होगा, और रेडिकल होगा तो Cl दो साइड से अटैक करेगा, फ्रंट से और डाउन साइड से, बैक साइड से। तो इसका मतलब जो बनने वाला सेंटर है ये एक बार R हो सकता है और दूसरी बार क्या हो सकता है S। तो अगर ध्यान से देखो, एक R था या तो R बन जाएगा या क्या बन जाएगा, RS बन जाएगा। तो ये एक कायरल सेंटर पर जो केमिस्ट्री है कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दूसरे पे डिफरेंट है, तो क्या बन रहे हैं, डायस्टीरियोमर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब ये वाली बात ध्यान रखना, जब डायस्टीरियोमर्स बनते हैं तो इस बार जो हमारा हेलोजन आ रहा है जरूरी नहीं है कि जो दोनों बन रहे होंगे वो इक्वल अमाउंट में है, क्योंकि आप देखिए जब Cl इधर से आएगा तो हो सकता है इस वाले Cl की स्टेरिक हिंड्रेंस उसमें रहे,
और इस साइड से आएगा तो दूसरी तरफ कौन है, हाइड्रोजन है, तो ये इक्वल अमाउंट में बनेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं, इक्वल अमाउंट में नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर कब मान लो जिस कायरल सेंटर के जस्ट नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन है, अगर इन पे रिप्लेसमेंट हो रही है, क्योंकि तो कायरल हुई और कायरल हुए तो इसके ग्रुप अलग अलग होंगे और ग्रुप अलग अलग हुए तो वो जरूर अफेक्ट करेंगे आने वाले रेडिकल को, तो इसलिए डायस्टेरियोमर्स जब बनते हैं उनका अमाउंट इक्वल नहीं होता है। तो अभी इतनी ही बातें जरूरी है। देखो ये सारी बातें भी आप तभी समझ पा रहे होंगे अगर आप लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री ढंग से पढ़ी है, आपको एनेंटियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स इन सब का प्रॉपर आइडिया हो। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, नंबर ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और लास्ट क्वेश्चन ये आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मेजर प्रोडक्ट। जैसे हम यहां मैंने बताया ना कि अगर ये इक्वल नहीं बनेंगे तो कौन सा ज्यादा बनेगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन सा मेजर होगा। तो बहुत लोग ये सोचते हैं सर कि अगर लेट सपोज सर हमारे पास ये वाली चीज है, सॉरी दिस इज नॉट हाइड्रोजन क्लोरीन, दिस इज हाइड्रोजन, सारी हाइड्रोजन है और हम क्लोरीनेशन करते हैं इसका, तो हम जानते हैं सर जब मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल बन रहा है तो और 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो हमें ये मिलना चाहिए सर ये वाला मेजर और जो 1 डिग्री वाला है वो माइनर, जो कि ये है आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो कि होने चाहिए। तो लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बल्कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में Br2H में जब आप करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि ब्रोमिनेशन के केस में तो आप देखेंगे कि जो 2 डिग्री वाला है वही मेजर प्रोडक्ट है, बाकी तो नेग्लेक्ट करने 1 डिग्री वाला नेग्लिजिबल है, लेकिन क्लोरीनेशन के केस में ऐसा नहीं है। तो इसको कहते हैं, ये वर्ड था कि रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। देखो अगर ब्रोमीन के केस में सेलेक्टिवली एक प्रोडक्ट बन रहा है, दूसरे वाले को वो फेवर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ब्रोमीन जो है वो ज्यादा सेलेक्टिव है अपने प्रोडक्ट को लेके, लेकिन क्लोरीन जो है वो इतना सेलेक्टिव नहीं है। उसके केस में दोनों बन रहे हैं, मान लो 55% बन रहा है, दूसरा 45%, तो ऐसा नहीं है कि उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सवाल ये होगा कि क्यों हो रहा है सर ऐसा? होना तो लॉजिकली यही चाहिए था कि जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है वही वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या मेजर होना चाहिए, तो या फिर दूसरा वाला तो बहुत कम बनना चाहिए। तो ऐसा क्यों है, तो जरा ध्यान से समझिए। हालांकि इसके हम पूरे डिटेल में जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बस मैं एक छोटी सी बात करूं, ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पे। अब जानते हैं Cl रेडिकल में और Br रेडिकल में मोर रिएक्टिव रेडिकल कौन सा है? Cl रेडिकल। हमने रिएक्टिव जोड़ पढ़ी थी, और अगर Cl ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव चीज होती है वो वेट नहीं करती कभी भी, उसे जो मिलता है जहां से मिलता है वो उसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ये रीजन होता है। जबकि ब्रोमीन अगर स्टेबल है वो वेट कर सकता है और वो उस हाइड्रोजन तक जाने की कोशिश करेगा, उसको ढूंढेगा कि जिसको हटाने से स्टेबल प्रोडक्ट बनता हो। तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। बहुत सिंपल सी बात है, आप जा रहे हैं किसी रास्ते में और आपको वॉशरूम चाहिए, ढूंढना है, ठीक है, आपको लगता है कि अभी मुझे इतनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है वॉशरूम जाने की, मैं अभी कंट्रोल कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि अभी आप इतना ज्यादा उस चीज पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको अभी वॉशरूम नहीं जाना है। तो आप कहेंगे नहीं यार यहां नहीं करेंगे, कोई दूसरी और अच्छी सी जगह ढूंढ, आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा आप क्या हो गए हैं, अगर आप रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि रिएक्टिव नहीं है इन द सेंस आपको बहुत ही जल्दबाजी नहीं है वॉशरूम जाने की, तो आप सेलेक्टिव रहेंगे, यार इसमें नहीं जाएंगे, यार इसमें नखरे होंगे आपके, यहाँ नहीं, वहां जाऊंगा वहां जाऊंगा। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि आपको वॉशरूम जाना ही है, आपसे कंट्रोल हो ही नहीं रहा, तो क्या आप नखरे दिखाएंगे कि नहीं ये साफ? फिर तो आप कहेंगे तू रोड पे हाईवे पर रोक भाई, इधर ही गाड़ी रोक। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है जब रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है तो उस टाइम सेलेक्टिविटी घट जाती है आदमी की, कौन सी जगह मैं टॉयलेट करने जाऊंगा, नहीं। लेकिन जब आप रिएक्टिविटी कम होगी उस टाइम आप सेलेक्टिव ज्यादा हो जाते हैं। बस यही काम होता है, इसी बेसिस पर रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी चलती रहती है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे होंगे, अब क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, उसी से ऑर्गेनिक की थ्योरी ज्यादा क्लियर होती है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।